बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना उमर और आप देख रहे हैं आपके मुताबिक सियालकोट का वाकया कैसे हुआ। ये असल में ये बहुत ही एक अजीब किस्म का वाकया हुआ है ये कि जो वहाँ मुलाजमीन जो थे वो मैनेजर से उन्होंने बदकलामी की और उस बुनियाद पर जो है मैनेजर को उन्होंने जो है वो छत पे मीर की छत पे ले आकर उसको तशद्दुद किया और वो मारा गया। और सुनने में जो आ रहा है ये मज़हबी लोग थे, मज़हबी लोगों ने आके किया। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जो कानून नाफिज करने वाले जो हम पुलिस वाले हैं वो भी थोड़ी देर पा हुए वहाँ पर मोबाइल पे नहीं पैदल आ रहे हैं। ये देखें हमारे मुल्क का कानून का सब यही तो हमारी कमज़ोरियाँ हैं नासिर भाई। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एक फैक्ट्री थी जिसमें तकरीबन 2013 से ये श्रीलंकर जो मैनेजर उन्होंने रखा था जो इसको कंट्रोल करता था मुलाजमीन को, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि वो गैर मुल्की था और यहाँ पे आके आबाद हुआ था और लोगों को जो उसका वर्क था उसके मुताबिक वो कहता था कि सफाई करें या जो जो भी उसके काम थे वैसे वैसे वो काम करवाता था। तो जो लोग थे वहाँ वो उसको सख्त नापसंद करते थे इसलिए कि वो हार्ड वर्कर था और वो उनसे काम लेना जानता था। हुआ कुछ इस तरह कि कोई इश्तिहारात वगैरह लगे हुए थे। जी जी बिल्कुल मज़हबी जो हाँ, तो उसने कहा ये सब इश्तिहारात हटा दें। जी जी उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे मेरी जान भी कुर्बान, तो उनका भी नाम कहीं था। बेशक बेशक बेशक। तो क्योंकि उनके मुलाजमीन उनसे खौफज़दा थे या ऐसे कहें कि उनसे नफरत करते थे, तो उन्होंने इस बात को हवा बना दिया, हवा बना के इश्तियाल फैला दिया कि हमारे नौज़बिल्ला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गुस्ताखी की है। हालांकि वो पढ़ा हुआ नहीं था, उसको अरबी का पता नहीं है। तो उस बात को जब उन्होंने फैलाया तो मजहबी रंग दे दिया। वही लोग जो उसके मुखालिफ थे जिनसे वो काम लेना जानता था तो उन्होंने उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के ऑनर ने रोका, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने रोका, वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए छत पे चढ़ गया। वो 2-4 बंदे उसके पीछे गए और वो बंदे जिनको वो डांटता था और कहता था कि भाई अपने अपने काम करो, उन्होंने उसको पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। जब मार के नीचे आए, अब हमारी आवाम ऐसी है, सियालकोट की आवाम ने ये नहीं देखा कि इस बेचारे का जुर्म है भी नहीं, किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, कोई एजेंसी नहीं बैठी, कोई कानून नहीं हुआ। उन्होंने उसको पकड़ बाहर मारा, मारते मारते उसको रोड पे ले गए। फिर उस बेचारे को मार के इतनी उस अवाम में मतलब बात जैसे फैलती गई। हमारे मुल्क में जहालत तो है, वो बात को फॉलो नहीं करते कि बात क्या है, वो देखते हैं ये लोग कह क्या रहे हैं। उस कहने में उस बेचारे को कोई लोग ऐसे आए जिन्होंने उसको जला दिया। और तो इससे हमारे मुल्क की बहुत बदनामी हुई है। हमें जो है हमारा रुख और तरफ मोड़ दिया गया है कि हम कोई खुदा ना खास्ता इंतहा पसंद कौम है, हालांकि हम ऐसे नहीं हैं। हमारी मैं आपसे सियासी जमातों का इसमें कोई किरदार होना चाहिए, ठीक है। वो उनको चाहिए कि वो हमारी आवाम को समझाएं। देखें इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं। देखिए मैं आपको रियाज भाई इस बारे में बताऊं कि जिस तरह उस मैनेजर को इन्होंने तशद्दुद किया, उसका एक दोस्त था, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि खुदारा इनको उसको छोड़ दें। मगर वो श्रीलंकन वो बेचारा उसको मालूम नहीं कि उसको मेरा कसूर क्या है, उसको मालूम ही नहीं मेरा कसूर। मगर ये एक प्री प्लान का काम है। ये कोई भी इसके पीछे कोई भी शख्स मौजूद है जो इसके पीछे प्लान, वही मुलाजिम जो उसको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इस बात को हवा दी। बिल्कुल इससे मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसकी जिस तरह इंक्वायरी हो रही है, इस इंक्वायरी को वो ओपन करें और हमारी आवाम को बताएं कि इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं पहले सोचें समझें और फिर उसके बाद कोई मुश्ते लो। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो देखें, वहाँ पे पुलिस आई, बेशक आई,
ठीक है पहुंची, लेकिन अवाम और इतनी मुश्किल थी कि उनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। देखिए रियाज साहब, तो आइंदा के लिए ये गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए हमारे इदारों को एक्टिव करें। मैं पुरजोर में जो इसकी मजम्मत करता हूँ जो वाक़या हुआ है, और मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से कहता हूँ, इस तरह के लोग, इंतशार पसंद लोग, इनको इतनी सज़ा दी जाए, इनको चौक पर खड़ा करके इनको लटकाया जाए कि आने वाले वक्त पे दूसरा कोई इस तरह के वाक़यात ना पेश। जी बिल्कुल। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, सब ने इस बात का नोटिस लिए, और पूरी पाकिस्तानी कौम हमारे श्रीलंकन वज़ीर आज़म से माजरत खां हैं। हमारे तमाम सियासतदानों ने, भले बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ ने खास कर, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ऐसे वाक़यात से हमारे मुल्क को बदनामी से बचाएगा और महफूज रखेगा। देखिए हमारा सफारती जो है वो मुतअद्दिद है, और हम जो है वो इस तरह के काम जो हमारे शहर में हुआ है, तो इस तरह हमारे मुल्क की बदनामी है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है, जी जी। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको यकीन दिलाया है कि हम ऐसे तशद्दुद करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो मैडम आपका बहुत अच्छा सवाल था, और पूरे पाकिस्तानी कौम इस अलमिये में परेशान है, और क्योंकि वो श्रीलंका हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारे सफारती सकाफती प्रोग्राम उनके साथ चलते हैं, हम एक दूसरे के साथ तामुन करते हैं। तो इस तरह का जो पैगाम गया है इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं गया। आपके मुताबिक बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में आम आवाम पर क्या असरात पड़ेंगे? देखें, एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, और नासिर भाई जी, अब एक तो ये खासकर केईसी ने बहुत ठीक है ये जुल्म उठाया हुआ है, एक लोड शेडिंग। ये अभी मैं देख रहा था कि इसका टैरिफ तकरीबन हम 31 से 36 रुपए दे रहे हैं पर यूनिट, अभी दे रहे हैं। अब उसमें 4 रुपए 63 पैसे या 75% और इजाफा कर दिया, तो इसका बोझ साफ ज़ाहिर गरीब अवाम पर है। एसी तो चलो अब मौसम ठंडा आएगा, लेकिन अवाम की जो ये कीमतें हैं वो कैसे अफोर्ड करें? महंगाई का दौरा है, और बिजली का जो है ना वो बरहान भी है, लोड शेडिंग भी है, उसमें अब कैसे अवाम गुजारा करे? तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है। नहीं बिल्कुल, ये जो निज़ाम है हमारे मुल्क में 2% आवाम जो ऐसी है जो जिनकी माशी हालात बहुत अच्छे हैं, हमारा 58% बिल्कुल। हमारा मुल्क 2% पे तो चल नहीं सकता 2% तो कैसे क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए ना, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब बिजली जो है गरीब घराने की जो ज़रूरत है बिजली, अब बिजली हर घर की जरूरत है सर। बिजली के बगैर तो इंसान उठ नहीं सकता, आंखें नहीं खोल सकता, रोशनी होगी तो आगे बढ़ेगा। एक आदमी की, एक मजदूर है बेचारा, उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, वो उसका 20,000 का तो बिल आ जाएगा। हाँ सही बात है। ये खाए कहाँ से, पहने कहाँ से, इलाज कहाँ से कराए? तो पाकिस्तान की आवाम तो बहुत परेशान है, और हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो बजाय इसको कंट्रोल करने के वो कोई और ही तरीका बताती है जो हमारी समझ से बालातर है। नहीं, नेपरा जो है वो अलग बात बताते हैं कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर ये माहिदा हुआ था, ये बिजली का माहिदा हुआ था, और उसमें जो वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट कहती थी कि हमने बहुत कम सस्ता बिजली दी है, और ये बिजली ये महंगी रह रहे हैं। तो मगर ये जब आपके नवाज शरीफ की हुकूमत की बात अगर आपने की है, तो नवाज शरीफ की हुकूमत से 5-6 साल पहले लाइट बिजली का इतना बुरहान था कि लाइट आती नहीं थी। देहातों में तो 3-3 महीनों के 3-3 दिनों के बाद आती थी, और शहरों में तो देखने की आती थी। मैं इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को दूंगा, उन्होंने लाइट को कंट्रोल किया, हमारे लिए बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए, तो लोड शेडिंग को कंट्रोल किया, तो लोड शेडिंग
खत्म हो गई। खत्म हो गई। जब उनका इक़्तिदार खत्म हो रहा था, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं थी। जब ये अभी तक, ये अब 1-2 साल से दोबारा शुरू हुई है, उस वक्त उन्होंने इसको बिल्कुल कामयाबी से लोड शेडिंग खत्म की और उसकी कीमतें भी कम की। अभी तो कीमतें आसमान को छू रही हैं। नहीं, कीमतों तो अभी जो बताया जिस तरह 4 से 5 रुपए जो है पर यूनिट तकरीबन अब 5 देखिए रुपए। एक घर के अंदर जो है फ्रिज भी है और ओवन भी है, सब कुछ मतलब मुझे अब वो उसके अंदर बिजली का जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं। अब एक छोटे से घराने में 200 यूनिट तो चलेंगे, बिल्कुल। रोज़ाना 5 यूनिट तो चलेंगे ना। जी, तो बिल्कुल। नुकसान उस गरीब आदमी का है। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अवाम गुर्बत में जो पड़ रही है उसको इस गुर्बत से निकालें। जी बिल्कुल। आपके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग और खासकर सिंध में लोड शेडिंग के अवाम पर क्या असरात पड़ेंगे? लोड से देखें, जो गैस की लोड शेडिंग है ना, वो तो अब खवातीन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब वो स्कूल बच्चों को भेजने लगती हैं, गैस चलाती हैं, गैस नहीं होता। जब बच्चे वापस आते हैं, गैस चलाती हैं, गैस नहीं होता। जब मियाँ साहब ऑफिस से वापस आते हैं, गैस चलाती हैं, गैस नहीं होता। देखें, गैस जो है ना, वो सिंध से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी सिंध में है। और खासकर हम कराची में रहने वाले लोगों को इसकी बहुत तकलीफ है। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे नाश्ता किए बगैर जाते हैं। हमारी खवातीन शदीद परेशान हैं। तो गवर्नमेंट इसको कोई सीरियस ले नहीं रही। ठीक है, हम खवातीन जो है ना, इनकी राय जरूर लेंगे, क्योंकि अगर इनकी गैस के बारे में अगर राय ना आई तो प्रोग्राम मजा नहीं करेगा। देखिए, मैं इसकी नोयत इस तरह बताता हूँ कि गैस जो है पाकिस्तान में सुई के मुकाम से ईजाद हुई और वहाँ पर जो है वहाँ पर गैस नाम की नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो गैस है वो हर सूबे में, बलूचिस्तान में भी है, पेशावर में भी है, सिंध में भी है और पंजाब में भी दिक्कत ठीक है। OGDC हमारी काम कर रही है इसके ऊपर, मगर आया ये है कि जो हमारा जो सुई का मुकाम है यहाँ से गैस आती है, मगर सिंध में लोड शेडिंग है, बलूचिस्तान में लोड शेडिंग है और इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग है, मगर इस्लामाबाद कैपिटल है तो वहाँ पर लोड शेडिंग कम है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से मेरी मतलब ये है कि हमारी जो वज़ीर है, जो तवानाई के वज़ीर हैं, वो बातें करते हैं कि हम जो है गैस दे रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो बस यही हमारी है कि जो काम पाकिस्तान में अच्छा हो तो वो हम उसको पसंद करेंगे। तो आप हमसे बार बार सवाल कर रही हैं, इसका सवाल आपसे बनता है, आप ज़रा जवाब दें कि आपको गैस की प्रॉब्लम्स, मतलब घर में खाना बनाने में, बच्चों को स्कूल भेजने में कैसे आप फील करते हैं या कैसे इसको मैनेज करते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब सुबह सुबह गैस नहीं आती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं, माँ क्या करें, स्कूल बच्चे लेट जाएं, उस्तादा से भी बच्चे डांट खाएं, उनको क्या पता घर में किस परेशानी से वालिदैन गुजर रहे होते हैं गैस जब नहीं आई है। नहीं, कोई एहतजाज तो कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट को अपनी आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं ना। नहीं, फायदा घर में एहतजाज कर लें आप। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके मुताबिक लाहौर मुस्लिम लीग की कामयाबी और लाहौरियों की PTI का गिरता हुआ ग्राफ पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफे की क्या राय है? देखिए, लाहौर में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA थे परवेज़ मलिक साहब, वो अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। उनकी वफात पे ये सीट खाली हुई थी, तो नून लीग ने उनकी बेवा बीवी को इस टिकट पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इसमें इलेक्शन लड़ने वालों तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, बहुत है बिल्कुल, मगर इसमें PTI मैं उसी तरफ PTI के जो 2 उम्मीदवार थे, दोनों मियाँ बीवी, जी हाँ, दोनों मिसेज और मिसेस चीमा, जमशेद चीमा गालबन उनका नाम है। तो पता नहीं उसकी साजिश के तहत या उनको समझ नहीं आई कि वो, उसने तो इस्तीफा भी दिया सेनेटशिप से, ठीक है, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उनका कुछ नहीं हुआ,
ठीक है। उसके बाद पीपल्स पार्टी उनके मुकाबले में आई, और भी उम्मीदवार थे। जो सोचने की बातें हैं, जो हैरान कौन बातें हैं, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 हैं, बाकी आप उनको वजाहत कीजिए। सबसे पहले तो ये कि नून लीग का जो वोट था, तकरीबन कोई 90,000 के करीब करीब उन्होंने वोट लिया था। और इनके मुकाबले में जो अभी उम्मीदवार था असलम गेल, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, उसने 5500 यानी 5500 वोट लिया था सिर्फ। 1988 के, ये कौन सा था यार, ये 1918, सॉरी 2018 के, 2018 में। हाँ। तो उसमें अब मेहनत की है, या पीटीआई से जो लोग नाराज हैं उन्होंने गुस्सा निकाला है, तो पीपीपी के जो वोट थे वो हो गए 32,000 समथिंग। बेशक नहीं, देखिए मैं, और नून लीग के जो वोट थे वो 90,000 से कम होके बेशक 46,000 पे आ गए। देखिए अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि ये जो वोट का ग्राफ जो बड़ा है पीपल्स पार्टी का, और मुस्लिम लीग का वोट का ग्राफ जो गिरा है, एक तो ये वहाँ पर जिस तरह वीडियो आपने देखी होगी कि वोट बिक रहा था, 2,000 रुपये वोट बिका है। उसकी वीडियो आई है। देखें, वो जिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, मेरे ख्याल में वो वोट पार्टी ऐसा थोड़ी करेगी। वो तो एक साजिश के तहत आवाम को दिखाया गया कि देखें वो फलां पार्टी वोट ले रही है, फर्ज किया, उसके बैनर चैनल लगा दिए गए, सब कुछ किया गया। वो पार्टी अगर ऐसा कर रही तो ऐसा थोड़ी करेगा। नहीं, वो तो खुफिया होते हैं, खुफिया मामला होते हैं। वो ना कोई स्टेज बनता है, ना कोई ऑफिस बनता है, ना कोई खोल के पैसे दे रहा होता है, और उनके मतलब उसमें ऑफिस में कोई और कैमरा आ नहीं सकता। जिस तरह का ऑफिस दिखाया गया वैसा तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक तो वो तो एक साजिश है। आप सही कह रहे हैं, साजिश है। मगर देखें इस तरह जो है लाहौर के अंदर, लाहौर के जो जियादे थे वो सन 71 में जब भुट्टो जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा मकान। तो जाले जो पीपल्स पार्टी के वो जाले थे, गुर्बत गरीबी थी, और वहाँ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कोई भी बड़ा चौधरी खड़ा होता था और वो गरीबों को रोक दिया। जी बिल्कुल। मगर भुट्टो ने उनको हिम्मत दी, ताकत दी, वो सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने उनको हौसला दिया, अब आगे बढ़े। तो अवाम हमारी पिस गई, इन दोनों को पिस गई। तो अवाम ने सोचा कि नवाज शरीफ को भी देख दिया, इनको भी देख दिया, फिर दोबारा भुट्टो की तरफ आ गए। वही उसका नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। तो वो जो उसका नारा था वो अब दोबारा मकबूल हो रहा है। इसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोबारा ताकत दी है। और जो ये इलेक्शन हुआ है, लाहौर में पीपल्स पार्टी का एक रंग नजर आया है, एक अवाम का एक जो लास्ट नाइट थी, उस रात तो गवर्नमेंट को मुदाखलत करनी पड़ी। वो आईजी ने कहा कि अपने जलसे खत्म करें। वो जुलूस ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं ये सिंध का कोई शहर हो। लाहौर में परचमों की बहार, और उस पे इतना इजाफा के 5,500 और कहाँ 32,000। नहीं देखें, इससे ये जो है अब लाहौर के अंदर और पंजाब, पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी ने जो सबसे अच्छी इसके अंदर बात है ना बिलावल की, और बिलावल ने जो मेहनत कर रही है पीपल्स पार्टी के लिए, हर शहर में, हर सूबे में एहतजाज हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, और जो है हुकूमत की जो है बेकार पॉलिसियाँ और उनके खिलाफ जो मुजाहिरा। महंगाई इतनी हो रही है, आज सिंध भर में, जुमे के दिन आज सिंध भर में पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी महंगाई के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो जो इनकी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो जबरदस्त जा रही है। बेशक, बहुत अच्छी, ठीक है। बिल्कुल। नून लीग का जो ग्राफ गिरा है लाहौर में, लाहौर उनका गढ़ है, भले इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी का भी वो गढ़ था। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही लाहौर से रखी गई, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो नवाज शरीफ के हाथ में चला गया। नवाज शरीफ ने बहुत मेहनत की, लाहौर को बनाया, बल्कि पाकिस्तान मोटरवे जो है पाकिस्तान उसमें बड़ा बनाया। मगर जो हमारी आवाम जो है ना वो ऐसी है कि जिसका सितारा ऊपर चढ़ता है तो सिर्फ साथ होते हैं, और जिसका सितारा गिर गया तो वो बेचारा साइड में रहता है। तो यही हालात पीपल्स पार्टी के साथ हुए। पीपल्स पार्टी का ग्राफ गिर गया पंजाब के अंदर।
पंजाब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कि अभी यहाँ पंजाब के दरबार तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, बिल्कुल। मगर आने वाले वक्त के अंदर हाँ। जिस तरह महसूस हुआ है 133 के अंदर इलेक्शन के अंदर जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन, तो लगता है ये पंजाब में दोबारा ये सीटों पर बिल्कुल बिल्कुल। अब ये माहौल बन रहा है, जैसे बलूचिस्तान के ज़ाहरी ग्रुप था, साबिक वज़ीर आला, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। नून लीग के जंजुआ साहब थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह सूबा सरहद में KPK में वो जो खटक साहब हैं, इनके भाई और खटक साहब, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और जो लाहौर का इलेक्शन हुआ है, इससे ये बात साबित हो गई है कि अवाम के जहनों में एक दफा फिर पीपल्स पार्टी जो है ना वो आ रही है। और इस हिसाब से अभी के तजुर्बा, दुनिया को कोई पता नहीं, अवाम का कोई एतबार नहीं, किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, लेकिन इस माहौल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इन तमाम पार्टियों से फ्रंट पेज पे खेल रही है। देखिए अभी जो वाक़े हुए हैं, मरियम नवाज के जो वाक़ हुआ है, जो नवाज शरीफ के जो जिस तरह वाक़े हुए हैं, जो इनके ग्राफ गिरा, इनकी जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ बेसिस के हवाले से सामने आई हैं। अभी आज अभी इशू बना हुआ है मरियम नवाज का कि मरियम नवाज ने गाना उन्होंने गाया अपने बेटे की वलीमे के अंदर गाना गाया। देखें इशू बना हुआ, खुशी देखें, खुशी हर बंदे को मनाने का हक है। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा एक सियासतदान है, तो ये भी तो देखे ना, वो एक माँ भी है। बेशक बिल्कुल। तो बेटे की शादी से माँ को बेटे की शादी से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर उसने गा लिया तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। सही, बिल्कुल। नहीं देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी का एक अरूज है। एक सिंध में हर घर में पीपल्स पार्टी है मौजूद, मगर बीच में पीपल्स पार्टी का ग्राफ सिंध में भी गिरा है। मगर अभी उसी बुनियाद में बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब पेक पे जरदारी साहब और बिलावल जरदारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है कि सिंध से एहतजाज शुरू होंगे और ये आखिर खैबर में खत्म होंगे। तो वो उस पर अमल दमल हो रहा है, और ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया पंजाब के अंदर। पंजाब में हर घर में अब भुट्टो के नारे शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात को फिर आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आपने जो लाइन दी है, इस लाइन को थोड़ा मैं आगे करूंगा। देखें, पीपल्स पार्टी का ग्राफ सिंध में तमाम सियासतदान मिलकर, तमाम साबका वजीर आला मिल के नहीं गिरा सके। इन्होंने JDA बनाया, उसको PTI को आगे लाया, ठीक है, और बाकी सियासतदानों को आगे लाया। फंक्शनल लीग यहाँ की ताकतवर जमात थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो अब सब मिलिया मेट हो चुकी है। उसमें जो बड़े बड़े लोग थे वो तकरीबन पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। तो अब पीपल्स पार्टी यहाँ कमजोर नहीं है, देखिए ये कमजोर होगी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो सारे एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, एक ही तकरीबन कौमें हैं, तो वो जब, और भुट्टो को वो चाहते हैं। भुट्टो ने जैसे इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क को पूरी दुनिया में सुरखरू किया, ठीक है, हमारे लिए एटम बम बनाया। जिस बंदे के पास पिस्टल होता है, गोली होती है ना, तो सब उससे डरते हैं। जब हमारे मुल्क में हमने एटम बम बना लिया तो पूरी दुनिया हमसे खौफजदा है, और ये भुट्टो की शान है। देखिए, भुट्टो एक बासलाहियत जो है ना लीडर थे, और बहुत ही अच्छी सोच के मालिक थे, जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में हमारी आवाम में ये बात डाली कि गरीब का मुल्क है, गरीब इसका भारत है। सही है। मगर हमारे यहाँ लोटों का बाजार बहुत है। हाँ, वो तो लोटों का बाजार यूँ है कि ये लोटे जो है, ये लोटे पहले पीपल्स पार्टी पे थे, फिर नून में आए, फिर पीपल्स में गए। इस तरह ये लोटे ये हैं हमारे हुकूमत में, इन्होंने हर जगह। मगर मैं कहता हूँ जो भी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी से सब कुछ सीखा। बाद में सब चेंज में गए, नून में गए, मुस्लिम लीग में गए, इस तरह के। मगर और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो है लाहौर के अंदर, लाहौर को कहा कि मैं इसको यूरो बनाऊंगा, और उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा कि मैं लाहौर को एक अच्छा शहर बनाऊंगा। उन्होंने उसके अंदर जो है वो लाहौर को बनाया भी। हाँ, लाहौर को शहर बनाया भी। अच्छा,
लेकिन हमारे कराची का क्या बनेगा? हमारे कराची पे कौन तवज्जो देगा? कराची के अंदर ये हुआ, कराची में अब ये होगा कि कराची के जो इफ्तिताई जो तकरीबात किसी भी किस्म की, जैसे अभी हमारे ग्रीन लाइन बनेगी उसकी इफ्तिताह जो है, अच्छा वहाँ पे भी आज अजीब वाकया होगा पता है? जी मैं वो हमारा वजीर आजम उसको इफ्तिताह करने आ रहा था, नून लीग को पता था, उन्होंने अपना सारे लोग आ गए और बात भी सच थी कि ये प्रोग्राम उन्हों का था, रोडें उन्होंने बनाई, अब बसों का मुआहिदा भी उन्होंने कराया, जब आ गई अब इनकी वो हुकूमत है, ये भी सच है। तो इफ्तिताह वजीर आजम के करने से पहले इन्होंने खुद अपना इफ्तिताह कर दिया। खुद नहीं थे, उनका हक है, उनका हक था कि ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया, नहीं लेना चाहिए। वजीर आजम है पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा। बाकी हमारी यही दुआ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अच्छा जो है रहनुमा हो, अच्छे लीडर हों जो गरीब आवाम के लिए अच्छे मुफीद हो। जी जी बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आरिफ साहब, आप आए, आपने सवालात के जवाबात अच्छे दिए, आपने गैस के बारे में, बिजली के बारे में बहुत कुछ बताया, हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत इनसे हम शुक्रगुजार हैं इनके। तो सर आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, तो नेक्स्ट फिर हम फ्राइडे को आपके साथ फिर आएंगे इसी प्रोग्राम में। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, हिना उमर, अल्लाह हाफिज़।